जवाब दिया है उन तमाम लोगों को जो एतराज कर रहे थे कि वो मौरीसी सियासत है और वो क्यों अपने भाई के लिए बाहर निकल रही हैं या वो खुद क्यों तहरीक चलाने के लिए निकली हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तो निकली नहीं, ना उन्होंने कोई वजीर बनना है, मुशीर बनना है, सेनेटर बनना है, कुछ भी ऐसा उनका तो है नहीं। वो तो अपने भाई के लिए आई है और वो पहले भी ये करती रही हैं, आज भी वो यही कर रही हैं। कई दफ़ा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, हिरासत में लिया गया, टॉर्चर भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो इस पे डटी नहीं। अब उन्होंने बड़ा साफ जवाब दिया है जितने लोग तनकीद करने वाले हैं उनको, हम बिल्कुल मौरूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे। जिसको मुजामत नहीं करनी, जिसको ताने कसने हैं, जिसको चीखें मारनी है, वो जाकर बूट चमकाए। इमरान खान साहब के नाम पर ओहदों के मजे आप लूटें और फिर मौरूसियत की चीखें भी आप मारें। बल्कि नाज़रीन आप ऐसा करेंगे, मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुनाऊं, इससे बेहतर है कि आप सुन लें कि अलीमा खानम ने क्या कहा इस हवाले से। बताती हूँ, मैं इसको जरा क्लियर कर दूं। हम बिल्कुल मारूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें क्या कोई रोक नहीं सकता। हम अगर 2 साल से खड़े हैं तो मारूसी हैं तो खड़े हैं ना। अगर जब इमरान खान के बच्चे इमरान खान के लिए आवाज उठाएंगे, मारूसी हैं तो खड़े हैं ना। मारूसी क्या होता है? खानदान। इमरान खान अकेला नहीं है, हम साथ हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनको जेल से बाहर निकाल के इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे रहेंगे। हम उनके ऊपर सियासत नहीं कर रहे, वो हमारे भाई हैं और हमें किसी से ये नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या कहते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता क्या कहते हैं। मसला हमें तो नहीं है ना, लेकिन हम हिफाजत भी करेंगे इमरान खान की। हम अगर कोई गलत बात करेगा, अब हमने ये वार्निंग दे दी है कि हम बिल्कुल अब जाहिर कर देंगे सबके सामने। अगर हमारे भाई का पैगाम कोई गलत करेगा, हम उसको सही कर देंगे। ये हमारी देखिए, अगर हमने अपने भाई को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको गार्ड करना है, सबसे जरूरी चीज ये कि अगर वो आइसोलेशन में है, उनका नाजायज कोई फायदा ना उठाए। ये हमारी ड्यूटी है और हम इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों को सबको कहा हुआ है, आप फिक्र ना करें, जो मर्जी कोई कह दे, हमें जो मर्जी अटैक करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिसके लिए खड़े हैं, भाई के लिए। अच्छा जी, बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने कह दिया और साफ उन्होंने जवाब दिया कि जिसने जो करना करे, और हम तो खुलकर जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वही कौम के सामने रखेंगे और किसी को उनकी कैद तन्हाई का गलत फायदा उठाकर गलत इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचाने की या सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की इजाजत हम नहीं देंगे। तो ये बड़ा क्लियरली एक मौक़िफ़ आ गया। काजी फायद ईसा सबसे बड़ा मुजरिम है इस कौम का। यानी अगर आप टॉप के बड़े बड़े मुजरिम निकालें ना, तो एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जनरल बाजवा, उसके बाद बारी आ जाती है जनरल आसिम मुनीर की, फिर बीच में नदीम अंजुम ने बहुत तबाही फेरी। अभी जो DGISI है वो गो के ज्यादा मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं होते, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो DGISI है। जो कुछ भी आज सेक्टर कमांडर्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाती है हर तरफ। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें जहां मिलिट्री के लोग मौजूद थे जिन्होंने गलत किया, कुछ सियासतदान उनके सहूलतकार बने, वहीं पे जजेस में कुछ ऐसे घटिया किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें जो सबसे मकरूह किरदार था, सबसे घटिया किरदार था, वो काजी फायद ईसा का था। आज जो चीफ जस्टिस है याह्या अफरीदी, याद रखिएगा, इस आदमी ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इसने कंप्रोमाइज किया और अदालत का हुलिया ही बिगाड़ दिया। इसने हर वो केस दबाया और हर उस चीज को दबाकर बैठ गया जिस चीज से इंसाफ मिल सकता था या पाकिस्तान में अदलिया बच सकती थी। आज अदलिया जितनी कंप्रोमाइज्ड और कमजोर है, उसकी सबसे बड़ी वजह, काजी फायद ईसा से भी ज्यादा बड़ी वजह, वो याह्या अफरीदी है। लेकिन बुनियाद इन सारी चीजों की काजी फायद ईसा ने रखी थी। काजी फायद ईसा ने एक फैसला दिया था बड़े गुस्से में आके, मुनाल रेस्टोरेंट वाला, वहां मुनाल की दीवारों पे अभी भी लिखा हुआ है, काजी फायद ईसा को गालियां लिखी हुई हैं लोगों ने। बेशुमार लोग वहां काम करते थे, वो रेस्टोरेंट चलता था, काम ठीक चल रहा था, पता नहीं काजी को क्या तकलीफ हुई, इसने वो बंद कर दिया पकड़ के। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बकायदा, जो आईनी अदालत है, आईनी अदालत का अब जो ऐसे केसेस, जो क्रिमिनल केसेस हैं या दीगर जो मामला है, उनसे क्या ताल्लुक है? आईनी अदालत में आईनी मामला जाने चाहिए थे कि जनाब आइन की ये तरमीम हो रही है, इसके बारे में बता दें, आइन के अंदर ये शिक तब्दील हो रही है, इसके बारे में बता दें, ये एक कानूनी और आईनी नुक्ता है, इसके अंदर जरा वजाहत फरमा दें। वो चीजें आईनी अदालत में जानी चाहिए थी।
وہ تو جاتی نہیں. اب جو باقاعدہ فوجداری مقدمات ہیں وہ بھی آئینی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, اور عمران خان کو پھنسانے کے لیے یہ سب کیا گیا کہ عمران خان کے معاملات اور مقدمات بھی آئینی عدالتوں میں پہنچائے جائیں, کیونکہ آئینی عدالتوں میں وہ نورتن بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے بغیر فیصلہ ہی نہیں کرتے, وہ اس سے باہر جاتے ہی نہیں ہے. تو اب جناب یہ منال ریسٹورنٹ جو ہے وہ آئینی عدالت میں معاملہ گیا, وہاں سے انہوں نے کہا جی یہ تو غلط فیصلہ تھا قاضی فائد عیسیٰ کا, بڑی زیادتی کی ہے قاضی فائد عیسیٰ نے, فیصلہ کل عدم. اب منال ریسٹورنٹ واپس کھل جائے گا, وہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں لوگ, جا کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنا عرصہ یہ بند رہا, نسلہ ٹاور گرا دیا چیف جسٹس نے, ایک نے منال ریسٹورنٹ جو ہے وہ گرا دیا, ایک نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی, ایک نے مخصوص نشستیں ریڑیاں کی طرح بانٹ دی, ایک نے انتخابی نشان ایک پولیٹیکل پارٹی کا لے لیا. یعنی ایسی گھٹیا اور غلیظ حرکتیں کی ہیں ان ججوں نے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم یہ جج بن چکے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان ججز کے بغیر ایک دن بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتی تھی. ان ججز نے ہمیشہ پاکستان کے جرنیلوں کو رستے بنا کر دیے کہ جناب یہ آسان رستہ ہے, ادھر سے آئیے, ہم آپ کو رستہ بنا کر دیتے ہیں, آپ اقتدار کے مزے لوٹیے اور ہمیں ہماری سیٹوں پر مزے لینے دیجیے. اب قاضی فائد عیسیٰ ایک اتنی بڑی شرمندگی بن چکا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ہر جگہ سے لوگ لعنت فرما رہے ہیں قاضی فائد عیسیٰ پہ, اور وہ لوگ بھی قاضی فائد عیسیٰ پہ لعنت بھیج رہے ہیں جو ماضی میں ان کے فیصلوں کے دیوانے ہوا کرتے تھے. اس میں نا عاصم منیر صاحب کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. طاہر اشرفی کے بارے میں ایک کلیم آیا کہ طاہر اشرفی کہتا ہے کہ جی پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جج نہیں ایک منفی سوچ کا انسان ہے. منال کیس کے فیصلے پہ قاضی فائد عیسیٰ پہ تبصرہ کیا. عاصم منیر صاحب آپ کے بارے میں بھی طاہر اشرفی ایک دن ایسے ہی کہے گا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے مولوی ہیں, یہ سلام ٹھوکتے ہیں چڑھتے سورج کو. قاضی فائد عیسیٰ کی موجودگی میں یہ اس کے گن گایا کرتے تھے سارے لوگ, اور آج یہ اس کے خلاف گواہیاں دیتے ہیں. کل عاصم منیر صاحب آپ کو بندہ نہیں ملے گا پورے پاکستان میں جو کھڑا ہو کر یہ کہے کہ عاصم منیر ایک زبردست جرنیل تھا, اس کے قوم پہ احسانات ہیں. آج بھی آپ کو پرویز مشرف کی حمایت میں کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے گا پاکستان میں, لیکن آپ کی حمایت میں آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا. یہ نون لیگ بھی آپ کے خلاف, پیپلز پارٹی بھی آپ کے خلاف, یہ مولوی بھی سارے آپ کے خلاف, جتنے فتوے دینے والے لوگ ہیں وہ سارے آپ کے خلاف ہوں گے. پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. کرسی سے اترے تو صحیح جناب. یہ مقافات عمل ہے, یہ ایسے ہی چلتا ہے, یہ ہونا ہی ایسے ہے. یہ جو لوگ آج جوتے پالش کر رہے ہیں یا جوتا منہ میں دبا کر وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہے, آپ دیکھیے گا کہ فیوچر میں منہ لگانے والا کوئی نہیں ہوگا. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا آنے والے دنوں میں. لہذا انسان کو جب تک وہ اپنی نوکری پہ رہے وہ کام کرنے چاہیے جن کاموں سے اس کی عزت رہے. اب قاضی فائد عیسیٰ کے بچے, آنے والی نسلیں, یا یہ جو ابھی ججز دو نمبریاں کر رہے ہیں, ان ججز کی اولادیں, ان کی نسلیں آنے والے وقت میں کبھی بھی اپنا تعارف اپنے بزرگوں کے نام کے ساتھ نہیں کروا پائیں گی. ان کا نام حذف کر دیں گے وہ اپنے تعارف میں سے. وجہ یہ ہے کہ یہ نری شرمندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے جج کی اولاد کدھر ہے؟ کوئی بندہ ملتا ہے آپ کو بڑے فخر سے بتاتا ہوا جی میں اس کی اولاد ہوں؟ کوئی نہیں ملتا آپ کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ سادی ہے کہ وہ ایسا گند مار کے گئے کہ ان کی اپنی نسلیں ان کو اون نہیں کر رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے اپنے بیٹے کو بچایا. اس نے 2 عورتیں گاڑی کے نیچے دے کر کچل دی, مار دی سڑک کے اوپر. غیر قانونی گاڑی تھی, لائسنس بھی نہیں تھا, اس نے مار دیا. وہ بچہ گھر چلا گیا. یاد رکھیے گا یہ بچہ اور اس کی اولاد آنے والے وقت میں اپنے باپ کے کارناموں کی وجہ سے اپنے باپ کا تعارف نہیں کروا سکیں گے کہ میں فلانے جج کا بچہ ہوں. یہ آپ یاد رکھیے گا. جو بھی عزت دار آدمی ہوگا نا مستقبل میں, وہ اگر ان ججوں کے خاندان سے ہوگا تو ان ججوں کے ساتھ اپنا تعارف کروانے میں شرمندگی محسوس کرے گا. ناظرین, بلوچستان میں دیکھیں نا, ججز انصاف دیتے ہوتے تو یہ حالت تو نہ ہوتی پاکستان میں. بلوچستان میں آج کتنے دن ہو گئے وہ لوگ اپنی میتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں پیاروں کی. اور یہ پیارے کوئی ایسے نہیں ہے کہ راہ چلتے راہ گیر ہیں جو مارے گئے, نہیں, سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں. یہ تنخواہ لیتے تھے سرکار سے اور یہ اپنی ذمہ داری, اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے تھے. ان کو مدد نہیں دی گئی, ان کو ہتھیار اور گولیاں نہیں دی گئی, انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. یہ لڑتے رہے اور شہید ہوتے رہے, لڑتے رہے اور شہید ہوتے رہے. اب وہاں لوگ لاشیں لے کر بیٹھے ہیں, 30 اہلکاروں کی لاشیں, شدید گرمی ہے, لیکن سیاستدانوں کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. اپوزیشن کے لوگ وہاں جاتے ہیں, حکومت ان کی طرف جاتی نہیں, ان کی بات ہی نہیں سنتی. ابھی یہ صلح کرانے کے لیے پہنچ گئے ایک ترکی میں, فیلڈ مارشل ترکی میں اور وزیر اعظم قطر میں.
उधर सुलह कराने पहुंच गए, इधर कश्मीर में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, तो कोई फिक्र नहीं इनको। और बीच जिधर तुम्हारी ड्यूटी है, जिधर तुम्हें तनख्वाह मिलती है, जिसकी वफादारी का हलफ उठाया हुआ है, उधर आग लगी हुई है, उस लगी हुई आग को छोड़कर परायों की चाकरी करने पहुंच गए। एक कतर चले गए, एक तुर्की चले गए कि जनाब हम जाके दुनिया की आग बुझाएं। और दुनिया बड़ी सियाणी है, वो अपनी आग खुद बुझा लेगी। वो कैलकुलेट करके लड़ते हैं, उन्हें पता है कितना मुनाफा है, कितना नुकसान है, और वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी लड़ाई लड़नी है। ना अमेरिका ने आपके कहने पे लड़ाई से रुकना है, ना ईरान ने आपके कहने पे लड़ाई से रुकना है। वो अपने अपने मफाद के लिए, जब उन्हें चाहिए होता है कि लड़ाई रोकनी है तो आपको बीच में डाल लेते हैं फेस सेविंग के लिए, और जब उन्हें चाहिए होता है लड़ाई दोबारा लड़नी है तो वो आपका फोन भी नहीं उठाते, आपकी बात भी नहीं सुनते। दुनिया की आपको फिक्र पड़ी हुई है, दुबले हुए जा रहे हैं आप, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में। जनाब हम सालसी करवा रहे हैं, सालिस की हैसियत होती है भाई। आप सिर्फ सहूलतकारी करवा रहे हैं, फेस सेविंग दे रहे हैं दोनों को, और कुछ नहीं कर रहे। और ये सारी सिचुएशन जो खड़ी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, इसको कौन ठीक करेगा? यानी उधर सबको मैं मिलने के लिए तैयार हूं, उसको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, तमाम फ्रीकैन से बातचीत करेंगे। सूडान के अंदर जनाब हम जाके सुलह करवाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान में जो हमारे अपने एहलकार शहीद हो गए, अब फर्ज करें ना, अगर ये एहलकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जलसे की कवरेज करते हुए, उसको रोकते हुए या कोई नाका लगाते हुए किसी राह चलती गाड़ी के नीचे आके शहीद हो जाते ना, तो आंखों से अंगारे निकल रहे होते और एक कंधा होता वजीर आजम का और एक कंधा होता फील्ड मार्शल का, ये उस एहलकार के जनाजे को कंधा दे रहे होते और कहते कि हम पीटीआई को नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन क्योंकि दहशतगर्दों ने मारा है। वो देखें ना अचकजई साहब का स्टेटमेंट, अचकजई साहब ने जो बात की है ये फेंकने वाली बात नहीं है, इसके ऊपर सबको गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा जी वजीरिस्तान में वसाइल दरियाफ्त हुए, यानी वहां पे मादनियात निकली, और उसके बाद वजीरिस्तान के लोगों को बेघर कर दिया गया, और अब ज़राऊन के इलाके में लोगों को बेघर किया जा रहा है। ये बात जहां जहां पे मैं आपको थोड़े दिन पहले बता रहा था, आज अचकजई ने वही बात कर दी। याद रखिएगा ये जो अटैक हो रहा है ये पश्तून बेल्ट में हो रहा है, ये बलोच बेल्ट नहीं है। और पश्तून बेल्ट में अचकजई के बहुत ताल्लुकात भी हैं और इन्फ्लुएंस भी है, तो ये अच्छे से जानते हैं कि वहां क्या निकला और क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी वजीरिस्तान में जब वसाइल दरियाफ्त होते हैं या मादनियात निकलती हैं तो वहां लोग बेघर हो जाते हैं, ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। अब यही काम ज़रगून में किया जा रहा है, बलूचिस्तान में किया जा रहा है, और इस ज्यादती के खिलाफ उन्होंने कहा जी हम खड़े होंगे। अगर मैं खड़ा ना हुआ तो फिर मैं ना पश्तून होऊंगा और ना मुसलमान होऊंगा। फजलुर रहमान साहब ने एक नुक्ता उठाया और बड़ा वैलिड पॉइंट है जो उन्होंने उठाया, कसूर वाले जलसे में मिस हो गया था। उन्होंने कहा जनाब हमारे मुल्क की हालत यह है कि हिंदुस्तान के साथ पूरी सरहद हमारी बंद है, कोई बातचीत, कोई तिजारत, कोई चीज हम उनके साथ कर नहीं पा रहे, वो तो हमारा पानी भी रोक रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ पूरी सरहद बंद है, मगरबी सरहदें भी हमारी बंद है, मशरकी सरहदें भी हमारी बंद है। ईरान के साथ हालात ऐसे हैं कि ना वो अच्छे हैं ना बुरे हैं। चीन अपना एतमाद पाकिस्तान से उठा चुका है। तो वो कहते हैं जी एक छोटा सा कॉरिडोर है जो अगर तजारत के लिए खुलता है अफगानिस्तान के साथ आपका, तो आपने उनको भी बंद कर दिया। हमने इनको धोखे दिए हैं, हमने इनकी सरमायाकारी का रास्ता रोका है। इस वक्त पाकिस्तान महसूर है, हुक्मरानों की पॉलिसियों के हाथों महसूर है, और हुक्मरान इसलिए मजबूर हैं कि वो भी तो महसूर है, यानी हुक्मरान जो है उनके ऊपर कंट्रोल जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है। ये तो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, और पाकिस्तान खित्ते में अकेला होता चला जा रहा है। ये जाके पूरी दुनिया से जफियां डाल रहे हैं, लेकिन यहां खित्ते में हमारी सिचुएशन क्या है कि हम ईरान के साथ पूरा बॉर्डर हमारा ऑलमोस्ट सील है, वहां से सिर्फ स्मगलिंग होती है। बलूचिस्तान के साथ पूरा बॉर्डर बंद है। चाइना जो है उसके साथ ताल्लुकात आपको आइडिया ऊपर नीचे होते रहते हैं। इंडिया के साथ आपका फड्डा है। देखिए अफगानिस्तान को 6 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं। किसी मुल्क में इतनी दहशतगर्दी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है, तो भाई हमारे मुल्क में क्यों है? ये अफगानियों का इतना लंबा बॉर्डर लगता है जाके ईरान के साथ, ऊपर बाकी सारे मुल्क हैं, किर्गिस्तान के साथ लगता है, मेरे ख्याल में ताजिकिस्तान के साथ लगता है, और भी ममालिक हैं, चाइना, ये सारे ममालिक के साथ उसका बॉर्डर लगता है। दहशतगर्दी सिर्फ हमारे मुल्क में क्यों आती है? बाकी मुल्कों में यह दहशतगर्दी क्यों नहीं जाती? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? मेरे पास तो नहीं है। अगर आइंदा को डीजी एसपीआर साहब बुलाएं सहाफियों को मिलने के लिए, तो उनसे यह जरूर पूछें कि जनाब अफगानिस्तान में 6 मुल्कों का बॉर्डर है, सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और हम कहते हैं जी अफगानिस्तान करवा रहा है और फितनातुल खवारिज अल हिंदुस्तान। तो हमारे पे ये क्यों हो रहा है, बाकियों पे क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल पूछना चाहिए। एक और चीज नाज़रीन, आजाद कश्मीर में आटे का बहरान शदीद होता जा रहा है। अब क्योंकि बहुत सारे ट्रक रोके हुए थे पंजाब और कश्मीर की सरहद के ऊपर, और उन ट्रकों को गंदम ले जाकर कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही थी।
अद्वियात भी रोकी गई, खुराक भी रोकी गई। कश्मीरी इस पे बहुत एहतजाज भी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, ग़िज़ाई किल्लत के शदीद खदशात हैं। तो अब किया यह है हुकूमत ने कि क्योंकि ट्रकों को बार बार लोग आकर देखते थे, उसकी वीडियो बनाते थे और बताते थे कि जनाब ये देखिए ट्रक खड़े, इनको कश्मीर में दाखिल नहीं होने दे रहे, तो सरकार ने इन ट्रकों को वापस रवाना कर दिया। उन्होंने जबरदस्ती कहा कि ट्रक यहां से हटाएं इस शाहरा से और इनको वापस ले जाएं पीछे। यहां गंदम के ट्रक खड़े होते हैं, लोग देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो लोग क्रॉसिंग करते हैं वो वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर में इस वक्त खुराक नहीं जाने दे रहा, लिहाजा आप ये ट्रक यहां से हटा दें। तो वहां से जनाब ट्रकों को हटा दिया गया। लेकिन दूसरे मनाजिर जो मैंने देखे आजाद कश्मीर में, बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं एहतजाज करने के लिए। खवातीन हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, स्कूलों के यूनिफॉर्म्स में आ रहे हैं, वहां पे आकर बात कर रहे हैं। तो आजाद कश्मीर में एहतजाज को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर सरकार नाकाम रही है। तो क्या वहां पे ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं? अव्वल तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का इनका इरादा कोई नहीं है, ये धांधला करेंगे। लेकिन क्या ये इलेक्शन करवा भी पाएंगे? मेरी जाती तौर पर राय है कि अगर पीटीआई बाहर निकल गई है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़ नहीं रही, तो ये आपस में सीटें बांट लें, टॉस कर लें, किसकी हुकूमत होगी किसकी नहीं होगी, आपस में ही कर लें तय। ये इलेक्शन वाला ढोंग करने का फायदा कोई नहीं है, वहां बंदे मर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तानियों का पैसा भी बहुत जाया हो जाएगा। लिहाजा आप आपस में टास वास करके या आपस में मिल बैठ के आप लोग फैसले कर लें कि किसको हुकूमत देनी है और किसको हुकूमत नहीं देनी। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो इतना खर्चा नहीं उठा सकता। हालात देखें ना पाकिस्तान के, हमारे मुल्क में ये अभी मैं सुन रहा था हारून शरीफ साहब को, बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं और ये इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं जनाब के पाकिस्तान में जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव है। यानी पाकिस्तान में जो पैसा आया इस ज़मन में वो 1.6 अरब डॉलर था और जो पाकिस्तान से निकल गया वो 2.5 अरब डॉलर था। तो आप प्लस माइनस करें तो 1 अरब डॉलर का तो आपको नुकसान हो गया उल्टा। फिर वो ये कहते हैं कि 19 मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से निकलकर चली गई पिछले 2 साल में। फिर इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की सूरत हाल यह है कि 50 साल का हमारा सबसे बड़ा डिप है। 50 साल में इतनी कम नहीं हुई जितनी अब हो गई है। बिजली के ऊपर हमारे ऊपर सर्कुलर डेब्ट चढ़ा हुआ था, कर्जा चढ़ा हुआ था, हमने बिजली की अदायगियां नहीं की हुई थी। अब पता चला गैस के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर भी चढ़ा हुआ है। पता कितना है? 3600 अरब रुपए, 3600 अरब रुपए। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, तो 3600 अरब रुपए आपके ऊपर सर्कुलर डेब्ट चढ़ा हुआ है। किसका? पेट्रोलियम का और गैस का। बिजली का इसके अलावा वो पिछले साल का जो डाटा था उसके मुताबिक 2500 अरब पिछले साल वाले डाटा में था। तो इतने कर्जे आपके ऊपर सिर्फ ये इंटरनली इन 3 चीजों के चढ़े हुए हैं, गैस पे, पेट्रोल पे और बिजली पे। और आपकी कमर टूट गई है ज्यादा बिल दे देकर, लेकिन फिर भी ये कर्जे पाकिस्तान के ऊपर चढ़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो आसिम मुनीर रजीम है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, फेल हो चुका है। अब इनको ये मलबा किसी पे डालना है, ये मलबा भी किसी पे नहीं डाल पा रहे। ये दुनिया में जाके इधर उधर जो कोशिशें करते हैं कि हमें कुछ पैसा मिल जाए, कोई सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान में आ जाए, कोई 2, 4, 10 अरब डॉलर पाकिस्तान में आ जाए। जो पैसा पाकिस्तान में आना था वो चाइना ला चुका है। जितना पाकिस्तान में पैसा पहले आना था वो आ चुका है। अब इतनी दहशतगर्दी और मारामारी के अंदर जब रोजाना बैन अल-अक़वामी खबर यह चलती है कि आज फलां शहर पे कब्जा हो गया, आज फलां शहर पे कब्जा हो गया, आज वहां धमाका हो गया। वो जीवनी का मैंने मंजर देखा, उन्होंने लाके ट्रक पूरा मारा कंपाउंड के अंदर, पूरा कंपाउंड तबाह कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस का। ये मनाजिर पूरी दुनिया देख रही है। टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA वो बाकायदा वीडियोस जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं जनाब ये देखें हमने ये पाकिस्तान की हालत कर दी है। और इससे बैन अल-अक़वामी सतह पे इंपैक्ट क्या जा रहा है? कोई नहीं आता यहां सरमायाकारी लेकर, कोई पागल ही होगा जो सरमायाकारी लेकर आएगा। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और वजह उसकी यह है कि इमरान खान को जबरदस्ती हमने जेल में बंद करके रखना है, उसके अलावा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और जब कुछ भी नहीं होता ना आपके पास, तो फिर आप रंगबाजी करते हैं। वो रंगबाजी आप देखें ना कैप्टन सफदर ने की है, वो लोगों ने वहां पे वीडियो बना के डाल दी सोशल मीडिया पे। कैप्टन सफदर साहब भी कारनामे ही करते रहते हैं। सबसे बड़ा कारनामा तो उनका अपनी शादी वाला कारनामा ही बहुत बड़ा है कि वहां ड्यूटी कर रहे थे, उधर शादी कर दी उन्होंने। लेकिन वो उनकी निजी जिंदगी है, अल्लाह ताला कामयाब करे उन्हें और उन्हें हंसता बसता खुशहाल रखे। लेकिन कारनामा जो उन्होंने किया वो देखें आप। कैप्टन सफदर आजकल अपने इलाके के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा में वो गैस के इफ्तिताह करते फिर रहे हैं। एक जगह जाते हैं गैस का इफ्तिताह, दूसरी जगह जाते हैं गैस का इफ्तिताह, तीसरी जगह जाते हैं गैस का इफ्तिताह। वो मकामी कोई नौजवान है, उन्होंने कहा जी गैस का ये इफ्तिताह करता है।
پیچھے پورے ایریا میں گیس نہیں آ رہی, یہ آگے جاتا ہے ایک جگہ پہ گیس کا افتتاح کر دیتا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیپٹن صاحب افتتاح کیسے کرتے پھر رہے ہیں گیس کا؟ رستے میں گیس نہیں ہے, پائپ لائن بچھی نہیں ہے, یہ گیس کا افتتاح کیسے کر دیا؟ انہوں نے جناب ایل پی جی کا سلنڈر پکڑ لیا. انہوں نے کام کیا کیا ہوا, رنگ بازی چیک کریں آپ ان کی, نوسر بازیاں. یہی مریم نواز نے, مجھے لگتا ہے یہی سے نوسر بازیاں انہوں نے ایک دوسرے سے سیکھی ہیں. وہ ایل پی جی کا سلنڈر ہے, وہ رکھا ہوا ہے گاڑی کے اندر, اس کو لے کر پھر رہے, جہاں دل کرتا ہے وہاں سلنڈر کھڑا کیا, اس کے ساتھ پائپ لگایا, گیس کا افتتاح کر دیا, رولا ڈال دیا, جناب گیس آنے لگی, گیس کا افتتاح ہو گیا. گیس پتہ نہیں کب آئے گی. یہ ناظرین صورتحال اور حالات ہیں ان کے. رنگ بازی کے ساتھ یہ معاملہ چلا رہے ہیں, پریکٹیکلی انہوں نے پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کیا. ناظرین, امریکہ اور ایران میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں دوبارہ, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ آبنائے ہرمز کو پہلے کی طرح کھلنا چاہیے, ایران کو لگتا ہے نہیں, ان کا کنٹرول وہاں پہ رہنا چاہیے. یہاں سے لڑائی ٹریگر ہو جاتی ہے. جب سے جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک اس وقت جو جھڑپیں ہوئی ہیں وہ شدید ترین ہے. امریکہ نے جنگ بندی کے بعد سب سے بڑی بمباری ایران پہ اب کی ہے گزشتہ 2-3 دنوں میں. ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے, انہوں نے امریکی اڈوں کو قطر میں, کویت میں, بحرین میں, یو اے ای میں اور اردن میں نشانہ بنایا, اور وہاں نقصان بھی ہوا ہے. اس کی تفصیلات امریکہ کل جاری کرے گا. ایک اور خبر ہے ناظرین, وہ بڑی دل دہلا دینے والی اور حیران کر دینے والی ایک خبر ہے کہ ایران کے ایک سابق صدر کو امریکہ نے کیسے قابو کیا. نیو یارک ٹائم نے اس کے اوپر ایک رپورٹ لکھی ہے. وقت کم ہے, اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا, اس کے بارے میں میں نے نشان لگا دیا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.